नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर नंबर 4 के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? तो एमए फर्स्ट सेमेस्टर प्राचीन इतिहास के पेपर नंबर 4 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे और साथ ही साथ व्हाट्सएप पे मैसेज भी बच्चे कर रहे थे कि सर पेपर नंबर 4 का वीडियो बनाइए। और पेपर नंबर 3 को जो है काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने लाड प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात करते हैं जो हमारी क्लास होने वाली है, ये महासंग्राम क्लास होने वाली है। और जब भी मैं महासंग्राम क्लास की बात करता हूं तो आप सभी को पता है कि पिछले 3 वर्षों में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब प्रश्न कैसे पूछे गए हैं, उनका जवाब हमें किस प्रकार से देना था, इन्हीं के ऊपर चर्चा की जाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं जो हमारे प्राचीन इतिहास के पेपर नंबर 4 का नाम है, वो है प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार एवं संस्थाएं। क्या है भैया? प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार एवं संस्थाएं, ये आपके पेपर नंबर 4 का नाम है। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट जो है एंशिएंट हिस्ट्री अर्थात प्राचीन इतिहास है, तो आपको वहाँ का सिलेबस उठा करके जरूर चेक कर लेना है कि क्या आपके पेपर नंबर 4 का नाम प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार एवं संस्थाएं हैं या नहीं है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। अगर नहीं है तो एक बार जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि भैया जब आप यहाँ से मेरे ऊपर विश्वास करके जाएंगे कि भैया ये है कि सर ने पेपर नंबर 4 की तैयारी बहुत अच्छे से करवा रखी है, अभी जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसको चीर फाड़ डालेंगे। लेकिन 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 जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, आपके सामने प्रश्न पत्र आता है, आप प्रश्न पत्र में लिखे हुए प्रश्नों को पढ़ते हैं, तो भैया आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वहाँ पर मेरे बताए हुए एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं देखने को मिलते हैं? क्योंकि वहाँ पर आपके पेपर नंबर 4 का नाम प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार एवं संस्थाएं होता ही नहीं है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार सिलेबस जरूर मैच करा लें। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस की ओर चलते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और उनका जवाब हमें किस प्रकार से देना था, उन्हीं के ऊपर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने यहां पर आ चुका है भैया। क्या पूछा गया था पहले प्रश्न में कि राज्य की सप्त प्रकृतियों का आपसी संबंध बताइए। मतलब जो राज्य की सप्त प्रकृतियां, मतलब 7 प्रकृतियां भैया, उनका आपस में कैसा संबंध रहता है, उसी के बारे में आपको बताना है। तो आप लिखेंगे राज्य की सप्त प्रकृतियां एक दूसरे से संबंधित हैं। एक शरीर के अंतर्गत जिस प्रकार उनके भैया विभिन्न अंग एक दूसरे की सक्रियता सहायता, ठीक है, सक्रिय सहायता के बिना काम नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार ये सभी अंग आपस में संबद्ध होकर के कार्य करते हैं, तभी सभी संपूर्ण राज्य का कार्य भली भांति संपादित हो सकता है। मतलब बोलते हैं जैसे कि एक शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं, हाथ होता है, पैर होता है, नाक होती है, आंख होती है, कान होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, और सभी लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तभी कोई काम हो पाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कहीं पे फल लगा देखते हैं, तो भैया देखने का काम कौन कर रहा है? आंख कर रहा है। ठीक है, अब खाना कौन चाहता है? हमारा मन खाना चाहता है। वहां तक जाएगा कौन? हमारा पैर जाएगा। तोड़ेगा कौन? हाथ तोड़ेगा। और चखेगा कौन? मुंह चखेगा। जाएगा कहां पे? पेट में जाएगा। और जब भैया दूसरे का आम तोड़ोगे तो डंडा कहां पे पड़ेगा? पीठ पे पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर देखें तो जितने भी शरीर के अंग होते हैं वह एक दूसरे का सहयोग करके ही किसी कार्य को कर पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से भैया जो हमारे राज्य की 7 प्रकृतियां हैं वे क्या करती हैं भैया? एक दूसरे का ठीक उसी प्रकार से सहयोग करती हैं, तभी राज्य का संचालन अच्छे से और भली भांति हो पाता है। शुक्र ने कहा है भैया, क्या कहा है कि राज्य वृक्ष के समान, अर्थात राज्य रूपी वृक्ष की जड़ क्या है भैया? राजा, स्कंद मंत्री है, ठीक है, सेनापति शाखाएं हैं, और सैनिक जो हैं वो क्या है भैया? पत्ते और फूल हैं, तथा भूमि क्या है? बीज है। मतलब बोलते हैं कि कौन बताते हैं? शुक्र महोदय जी बताते हैं कि जो राज्य होता है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यह वृक्ष के समान होता है। जैसे कि राजा में राज्य की जो जड़ कौन होता है? राजा होता है, और वृक्ष की जड़ें जो है क्या है? जड़ होती है। ठीक है, जैसे वृक्ष की स्कंध, स्कंध का मतलब आप समझ रहे हैं ना, क्या भैया? जो उसका मोटा वाला पेड़ होता है, जड़ से ऊपर की तरफ जो मोटा वाला हिस्सा जाता है, जिसे आप लकड़ी का बोटा कहते हैं ना, वो वाला जो हिस्सा होता है वो मंत्री होता है। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं जैसे पेड़ में कई प्रकार की शाखाएं होती हैं, अलग अलग निकली होती हैं, ठीक उसी प्रकार से राज्य में भी कई प्रकार के मंत्री भी होते हैं। और जो सैनिक होते हैं वो फूल और पत्तों की तरह लगते हैं। और वहां पर बीज की बात की जाए भैया, तो राज्य की जो भूमि होती है वह एक बीज का काम करती है। तो इस तरीके से आप जो है राज्य के बारे में
बता दीजिएगा कि शुक्र महोदय ने क्या कहा है। ठीक है, आई होप आपका राज्य की सप्त प्रकृतियों का आपसी संबंध के बारे में जो क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं, कौटिल्य के अनुसार मंत्रियों के क्या क्या कार्य थे, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे, कौटिल्य का कहना है कि राजा 3 या 4 मंत्रियों के साथ परामर्श किया करे। मतलब बोल रहे हैं कौटिल्य का ये मानना था कि कोई भी राजा अगर परामर्श करना चाहता है तो वो कभी 1 या 2 मंत्री से परामर्श ना करे, हमेशा 3 या 4 मंत्री या उससे ज़्यादा मंत्रियों के साथ क्या करे भैया, परामर्श उसको करना चाहिए। यदि केवल एक मंत्री से ही परामर्श लिया जाएगा तो वह बेलगाम होकर के भैया यथेष्ट आचरण करने लगेगा और एक ही मंत्री के परामर्श करने पर कठिन विषयों का निर्णय भी सुगम नहीं होगा। मतलब बोल रहे हैं कि अगर कोई राजा एक मंत्री से परामर्श लेने लगेगा तो मंत्री के अंदर गुमान आ जाएगा, वो एक बेलगाम घोड़े की तरह हो जाएगा, वो जो मन में आएगा वो राजा से करवाएगा भैया, वो करने के लिए बोलेगा। और एक ही मंत्री भैया क्या बोलते हैं, जो कठिन विषय होते हैं उस पर वह निर्णय नहीं ले पाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति कोई भी कठिन कार्य आ जाता है या कोई कठिन निर्णय लेना होता है तो लोग क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से परामर्श करते हैं भैया, बातचीत करते हैं, तभी वे निर्णय ले पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से आगे लिखते हैं, यदि 2 मंत्री से सलाह ली जाए तो यह भय रहता है कि कहीं वे दोनों एकजुट ना हो जाए। मतलब बोल रहे हैं कि अगर कहीं राजा किसी 2 मंत्री से जो है सलाह ले तो ये भी डर रहता है कि कहीं वो दोनों एकजुट ना हो जाए, मतलब एक जैसे ना हो जाएं, जिससे राजा असहाय हो जाएगा। और जब 2 मंत्री एक साथ हो जाएंगे तो राजा एक असहाय हो जाएगा। मंत्री 3 या 4 होने चाहिए, इससे कार्य ठीक से चलता है। मतलब बोल रहे हैं, कौन बताते हैं, कौटिल्य महोदय बताते हैं कि मंत्री 3 हो या फिर 4 हो तभी आपका राज्य जो है भैया ठीक से चलेगा या कार्य ठीक से होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि सैन्य नीति के 4 उपाय कौन कौन से हैं, आपको यहाँ पर बताने हैं। तो भैया आप लिखेंगे कि प्राचीन काल में अंतरराज्य संबंधों के अंतर्गत नीति के 4 उपाय बताए गए हैं। मतलब बोलते हैं कि जो प्राचीन काल था, हमारा जो पुराना समय था, उसमें जो अंतरराज्य के संबंध, मतलब राज्य के अंदर के जो संबंध होते थे, ठीक है, अंतरराज्य जो संबंध होते थे उसके अंतर्गत 4 प्रकार की नीतियां बताई गई थी, 4 प्रकार के उपाय बताए गए थे। कौन सा था, पहला साम, दाम, भेद और दंड। ये 4 प्रकार की क्या थी भैया, नीतियां थी या 4 प्रकार के उपाय थे। आगे आप लिखेंगे कूटनीति के 4 उपायों का, जो कि बाद में श्रेष्ठ बन गया। मतलब बोल रहे हैं जो कूटनीति की ये 4 उपाय थी और आगे चल करके ये क्या हो गई भैया, श्रेष्ठ बन गई, इसी समय से प्रयोग होने लगा। मतलब बोल रहे हैं प्राचीन काल से ही आपको प्रयोग में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए राजा को इनमें से किसी का भी प्रयोग करना पड़ सकता था। मतलब बोल रहे हैं कि राजा अगर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता है, या फिर आप कह सकते हैं कि राजा अगर अपना कोई भी कार्य करवाना चाहता था तो वो क्या करता था भैया, इन्हीं जो 4 प्रकार की नीतियां थी कह सकते हैं, या जो 4 प्रकार के उपाय थे, इन्हीं को प्रयोग में लाता था। साम नीति में अपने व्यवहार से दूसरे को संतुष्ट करना। मतलब बोल रहे हैं जो साम नीति होती थी उसमें क्या किया जाता था कि बातचीत के माध्यम से आप क्या करते थे, अपने व्यवहार से दूसरे को संतुष्ट कर देते थे कि भैया वो आपकी बात को मान जाता था। ठीक है, तो वो आपकी साम नीति कहलाती थी। दाम में क्या किया जाता था भैया, भेंट आदि दे करके, मतलब कि जैसे कि धन दे दिया जाए, घोड़ा, हाथी या इस प्रकार के कोई भी उपहार व्यक्ति को दिए जाए और वो आपकी बात को मानने को तैयार हो जाए तो वो दाम नीति कहलाता था। वहीं पर दंड की बात करें तो इसमें क्या किया जाता था भैया, दंड दिया जाता था। अगर कोई बात राजा की नहीं मानता था तो उसको दंड दिया जाता है। और भेद में क्या होता था भैया, शत्रु राज्य की विभिन्न प्रकृतियों में फूट डालना होता था। ये 4 नीतियां होती थी। मतलब भेद में क्या करते थे कि यहाँ के कुछ लोग अपने राज्य के उठा करके वहां पर भेजते थे, या हो सकता है इस राज्य के कुछ सगे संबंधी उस राज्य में रहते हों, तो वो लोग क्या करते थे, वहां पर भेद मतलब कि वहां पर फूट डालते थे, एक दूसरे के बीच में फूट पैदा करते थे, जिससे वहां का राजा कमजोर हो जाता था या निर्बल हो जाता था और ये अपना कार्य वहां पर सिद्ध करवा लेते थे। ठीक है, निर्बलता को देखते हुए। तो इस प्रकार से आप 4 नीतियों के बारे में आराम से बता दीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अष्टाध्यायी में वर्णित गणराज्यों का नामोल्लेख कीजिए। मतलब बोले जो अष्टाध्यायी है उसमें कुछ गणराज्यों के नाम बताए गए हैं, उसके बारे में आपको यहां पर भैया बताना है। आप लिखेंगे कि पाणिनि की अष्टाध्यायी में गण और संघ दोनों का उल्लेख है। मतलब बोलते हैं कि गणराज्य और संघ राज्य दोनों प्रकार के राज्य वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। संघ 2 प्रकार के थे भैया, एक ब्रक था और दूसरा था दामिनी। एक ब्रक था, दूसरा दामिनी, 2 प्रकार के संघ होते थे। अष्टाध्यायी में क्षुद्रक, ठीक है, मालो और उसके बाद कौंडी वृष,
हाँ, कौंडी, ब्रस, व्रक और दामन्यादि त्रिगर्त 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 अष्टाक्षाः पार्श्व, ठीक है। उसके बाद बताते हैं योधेह, फिर बताते हैं भैया वाहिलीक, फिर बताते हैं उशीनर, फिर शत्व, विशाल, असुर, राक्षस, वायस आदि, ठीक है। फिर बताते हैं भैया जो हमारा आयुधजीवी संघ था उसमें बताते हैं भैया गंधक वर्तीय, ठीक है। उसके बाद संकायशक, फिर उसके बाद हृदय गोलीय, और उसके बाद क्या बताएंगे भैया रोहित गिरिये जो कि पंजाब क्षेत्र है, ये सभी आते थे। फिर कुरनगरों के संघ में भैया कौन कौन से आते थे, ऋषि अंधक, वृष्णि कुर संघों का उल्लेख है। इसके साथ ही मद्र और ब्रिज, ठीक है भैया, मद्र और ब्रिज संघ का उल्लेख है। इस प्रकार से आप जो है अष्टाध्यायी में जो गणराज्य बताए गए थे इनके बारे में आप बता सकते हैं। थोड़े नाम कठिन हैं, बट चूंकि आप देख रहे हैं ना प्रोनाउंसिएशन करने में ही दिक्कत हो जाती है, बस चीजें याद करनी पड़ेंगी और आपको वहां पर लिखना पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं त्रिवर्ग किसे कहते हैं, आपको यहाँ पर बताना है भैया। तो आप लिखेंगे त्रिवर्ग का तात्पर्य है जो है धर्म, अर्थ और काम, तीन चीजों से लिया जाता है। प्राचीन भारत में राजधर्म का अत्यधिक महत्व था, मतलब जो हमारा पुराना भारत हुआ करता था उसमें क्या करते थे भैया, जो राजधर्म होते थे उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। कहा गया है कि संपूर्ण त्याग, दीक्षा, ठीक है, त्याग, दीक्षा, विद्या और लोक राजधर्म पर ही आश्रित है। मतलब बोल रहे हैं जितने भी त्याग हैं, जितनी भी दीक्षा है, जितनी भी विद्या है, ये सभी क्या होते थे भैया, और जितने भी लोक राजधर्म है वो सभी किस पे है भैया, राजधर्म पर ही आश्रित होते थे। यदि दंड नीति ना रहे तो त्रयी का नाश हो जाए। मतलब बोल रहे हैं अगर किसी जगह पर किसी राज्य में दंड नीति खत्म कर दी जाए, मतलब कि कोई भी कोई काम कर रहा है उसको दंड नहीं दिया जाएगा, तो जो ये त्रयी है भैया, कौन से, धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। धर्म रह ही नहीं सके और समाज की स्थिति संभव ना हो। मतलब बोल रहे हैं कि अगर धर्म ना हो तो समाज उस समय पे कल्पना करना भी हमारे लिए क्या होगा, एक मूर्खतापूर्ण होगा। ऐसा कोई समाज बन भी नहीं सकता जहां पे धर्म ना हो। संपूर्ण जीवलोक का अंतिम आश्रय जो है क्या है भैया, राजधर्म में है। मतलब जितना जीवलोक है उसका एक ही आश्रय बचता है, लास्ट में क्या बचता है, राजधर्म बचता है। प्रायः सभी विचारकों ने त्रयी या फिर कह सकते हैं त्रयी और अनुवांशिकी विद्या के रूप में स्वीकार किया है। मतलब बोल रहे हैं कि जितने भी विचारक हुए हैं सभी ने इस त्रिवर्ग को आप बोल सकते हैं या त्रयी बोल सकते हैं, या इसे आप अन्वीक्षकी विद्या के रूप में भी सबको क्या किया भैया, सभी जो है आपके विचारकों ने इसको स्वीकार किया है। अगला प्रश्न यहां पर आपसे पूछ रहे हैं कि राजतंत्र के विषय में मनु के विचार स्पष्ट कीजिए। मतलब कि राजतंत्र के विषय में मनु ने अपने क्या विचार प्रस्तुत किए हैं वही आपको बताना है। तो आप लिखेंगे कि मनु राजा को देवत्व प्रदान करके उसके उत्तरदायित्वों, उसके कर्तव्यों को एक निश्चित मार्ग प्रदान कर दिया। मतलब बोल रहे हैं मनु ने राजा को क्या कहा भैया, उसका स्थान जो है एक देवता के समान बताया और उसके जो उत्तरदायित्व थे और उसके जो कर्तव्य थे उन सभी को क्या किया है, एक निश्चित मार्ग, मतलब उनको निश्चित कर दिया है कि उनको यही कार्य करने होंगे, इतना उत्तरदायित्व है इनका, इतना कर्तव्य है जो जिनका निर्वाह एक राजा को करना ही होगा। मनु ने देवता के इस सिद्धांत को ही दृष्टि में रखकर यह कहा कि राजा चाहे बालक ही हो उसे मनुष्य मानकर अपमानित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य के रूप में बड़ा देवता है। मतलब बताते कौन है आपके, मनु जी कहते हैं कि अगर कोई राजा है चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, तो आप उसको अगर एक मनुष्य मान रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप उसको मनुष्य ना माने, वह क्या भैया मनुष्य के रूप में एक देवता होता है जो अपने क्या करता है भैया, प्रजा का निर्वाहन करता है, उनका पालन पोषण करता है। तो इस तरीके से आप उसको देवता मानेंगे। यहां पर लिखते भी हैं संस्कृत में, क्या लिखते हैं भैया, बालोपिनाव मत्यव्यो मनुष्य इति भूमिपः महती देवता येषा निरूपेण तिष्ठति। मतलब बोलते हैं कि मनुष्य, मतलब बालक ही, छोटा सा बालक ही क्या ना हो, अगर वो राजा बना दिया गया है भैया तो उसको आप एक मनुष्य ना माने। क्या भैया, वो मनुष्य के रूप में एक बहुत बड़े देवता है, बहुत बड़ा देवता है जो अपनी प्रजा के लिए क्या कर रहा है भैया, कार्य कर रहा है। तथा देवता में अवज्ञा करना धर्म है। मतलब बोल रहे हैं देवता की आज्ञा मानना ही हमारा, अवज्ञा का मतलब क्या हुआ, आज्ञा
मानना ही क्या है, हमारा धर्म हो जाता है। अतः उसके बालक होने पर भी उसका अनुशासन उसी प्रकार मानना चाहिए जैसा कि दैवी गुण संपन्न अवस्था प्राप्त राजा का। मतलब बोल रहे हैं कि वो बालक है तो आप उसकी बातों को, उसके अनुशासन को ठीक उसी प्रकार से माने जो एक परिपक्व राजा होने के बाद जिस तरीके से जब आप उसकी बात को मानते हैं, ठीक उस प्रकार से उस बालक की बात को भी आप क्या करें भैया, माने। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल में राजा की स्थिति स्पष्ट कीजिए। तो आप लिखेंगे उत्तर वैदिक काल में राजा की प्रतिष्ठा एवं ऐश्वर्य बढ़ने लगे। मतलब बोल रहे हैं जो उत्तर वैदिक काल है उस समय पे जो राजा की प्रतिष्ठा होती थी और ऐश्वर्य होते थे, ये लगातार क्या देख रहे थे, बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे। राजा स्तुति के सूत्रों से ज्ञात होता है कि राजा धनी एवं संपन्न थे। मतलब बोल रहे हैं कि जब आप राजा स्तुति के सूत्र को पढ़ते हैं तो उससे ये पता चलता है भैया कि जो उस समय के राजा हुआ करते थे वो धनी और संपन्न हुआ करते थे, जिनका पशुधन विशाल था। पशुधन का मतलब आप समझ रहे ना, हाथी, घोड़ा, गाय, ये सब जो कुछ भी होते हैं, ये क्या हुआ करता था, बड़ा हुआ करता था। उनकी निजी जमीन भी विस्तृत थी। मतलब बोल रहे हैं जो जमीन हुआ करती थी जो केवल राजा के नाम होती थी वो भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, और प्रजा उनको कर भी प्रायः नियमित रूप से देती थी। मतलब उस समय की जो प्रजा हुआ करती थी वो समय समय पर जो भी कर होता था वो अपने राजा को ले जाकर के दे दिया करती थी। अथर्व वेद के अनुसार राजा अतुल्य योद्धा, ठीक है, प्रजा में उसका स्थान सर्वश्रेष्ठ था तथा उसकी संपत्ति विलुप्त थी। मतलब बोल रहे हैं भैया कि अथर्व वेद में ऐसा लिखा गया है कि जो राजा हुआ करता था वो एक अतुल्य योद्धा, मतलब उसके बराबर का योद्धा उस समय का कोई नहीं होता था, और साथ ही साथ जो प्रजा होती थी उसके स्थान का, जो राजा का स्थान था उसको सर्वश्रेष्ठ मानती थी, सबसे ऊंचा राजा को ही माना जाता था। और उसकी संपत्ति क्या थी भैया, विपुल थी। विपुल थी मतलब कि ये आप मान के चलिए बहुत ज्यादा थी, एक तरीके से कह सकते थे। लिखते हैं कि वहां राष्ट्र पर राजा के प्रभुत्व के जमने के लिए प्रार्थना की गई है। मतलब बोले हैं कि उसमें यह भी कहा गया है कि राजा का जो है राजा जो है राष्ट्र पर अपना प्रभुत्व जमाए रखे, इसके लिए प्रार्थना भी भगवान से करते थे। एक यज्ञ के समय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र राजा को एक गाय क्या करते थे भैया, अर्पित करते थे। मतलब अगर कोई एक यज्ञ का जो है क्या किया जाता था भैया, आयोजन किया जाता था, तो उस समय के जो ब्राह्मण होते थे, जो क्षत्रिय होते थे, वैश्य होते थे, शूद्र होते थे, ये सभी क्या करते थे, राजा को एक गाय ले जाकर के देते थे। इससे पता चलता है कि संपूर्ण प्रजा पर राजा का स्वामित्व स्थापित हो चुका था, और इससे हमें यह अनुमान लग जाता है कि उस समय के जो राजा हुआ करते थे उनका स्वामित्व पूरे प्रजा के ऊपर होता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे यहां पर पूछ रहे हैं, राज्य शास्त्र के स्रोत के रूप में अर्थशास्त्र का उल्लेख कीजिए। मतलब बोल रहे हैं राज्य शास्त्र, चूंकि नाम तो अर्थशास्त्र है लेकिन उसमें हमें राज्य से संबंधित नीतियां और नियम जानने को मिलते हैं, तो वही बोल रहे हैं उस अर्थशास्त्र के बारे में आपको यहां पर क्या करना भैया, बताना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र भारतीय राजनीति विचार के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मतलब बोलते हैं जो कौटिल्य ने एक अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखी भैया, वो जो भारतीय राजनीतिक विचार है उसके क्षेत्र में अगर देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है भैया, ग्रंथ के रूप में आपको देखने को मिलता है। कौटिल्य ने लिखा भी है कि पृथ्वी के लाभ और पालन के प्रयोजन से जो अर्थशास्त्र पहले के आचार्यों ने लिखे थे उन सबका संग्रह करके इस अर्थशास्त्र की रचना की गई है। मतलब कौटिल्य जी ने लिखा है कि पृथ्वी के लाभ, जिससे कि पृथ्वी का लाभ हो सके और साथ ही साथ क्या हो सके भैया, पृथ्वी का पालन पोषण हो सके, उसके लिए जो पहले अर्थशास्त्र लिखे गए हैं आचार्यों के द्वारा, उन सभी को निचोड़ करके ये एक नया अर्थशास्त्र तैयार किया था। किसने किया था भैया, कौटिल्य ने तैयार किया था। प्रमुख आचार्यों में कौन कौन से थे भैया, तो आपके थे पाराशर, ठीक है, पाराशर, पिशुन, विशालक्ष आदि, ये सभी जो क्या थे उस समय के प्रमुख आचार्य हुआ करते थे। अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य शासन कार्य में राजा को मार्ग निर्देशित करना था। मतलब बोल रहे हैं जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई थी उसका एक ही लक्ष्य हुआ करता था, क्या होता था कि जब जो राजा उस समय पे जिस समय पे शासन कर रहा है उस समय पे जो उसके शासन कार्य है उसका मार्ग निर्देशित करे, मतलब उसको क्या क्या कार्य करने हैं वो सब कुछ बताए। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में अनेक विषयों का उल्लेख किया है, पर राजनीति उसका एक मुख्य उद्देश्य है। मतलब बोल रहे हैं कि कौटिल्य की जो ये अर्थशास्त्र ग्रंथ है इसमें आपको एक नहीं अनेक प्रकार के विषय देखने को मिलेंगे, लेकिन जो उसमें मेन टारगेट किया गया विषय वो कौन सा है, राजनीति है। ठीक है, राजनीति उसमें मेन टारगेट की गई है, उसके बारे में अच्छे से यहाँ पर विस्तृत रूप में बताया गया है। ठीक है, चलिए
अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं भैया, मंडल सिद्धांत किसे कहते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे प्राचीन काल में जब भारत में बहुत छोटे छोटे राज्यों, ठीक है, ये क्या हो गया, हाँ, बहुत छोटे बड़े राज्यों की सत्ता थी, ठीक है, और कतिपय महत्वाकांक्षी तथा शक्तिशाली राजा अपने पड़ोस के राज्यों को जीतकर साम्राज्य विस्तार के लिए तत्पर थे। मतलब बोल रहे हैं कि पहले के समय में छोटे और बड़े दोनों प्रकार के राज्य पाए जाते थे, लेकिन जो राजा शक्तिशाली हुआ करता था, उस समय का जो महत्वाकांक्षी राजा हुआ करता था, वो क्या करता था, अपने पड़ोस के जो छोटे राज्य होते थे या जो बड़े राज्य होते थे, उनको क्या करता था, आक्रमण करके उनको जीत करके अपने में मिला लिया करते थे। तब इस देश के राज्य शास्त्र प्रणेता ने राज्यों के पारस्परिक संबंध के विषय में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मतलब बोल रहे हैं तब उस समय पे जो इस समय के राज्य शास्त्र के प्रणेता हुआ करते थे, जो राज्य के बारे में बताते थे, उस समय के जो आचार्य हुआ करते थे, उन्होंने राज्यों के पारस्परिक संबंध के, मतलब एक दूसरे के जो आस पड़ोस के राज्य हैं उनके बीच के संबंध कैसे रहे, उसके बारे में उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे मंडल सिद्धांत कहते हैं। डॉक्टर अल्टेकर के अनुसार बात करें तो प्राचीन भारतीय आचार्य जानते थे कि युद्ध का एकदम त्याग कर देना संभव नहीं है, अतः युद्ध की संभावना को कम करने के लिए उन्होंने विविध राज्यों के मंडल बनाकर उनमें शक्ति संतुलन कायम कर रखने की व्यवस्था की। मतलब ये बताते हैं अल्टेकर महोदय कि प्राचीन काल के जो उस समय के आचार्य हुआ करते थे, वो यह चीज जानते थे कि एक स्पीड में या एक बैग जो है क्या किया जा सकता है, युद्ध को रोका नहीं जा सकता है। मतलब आज से बोल दिया जाए सुबह उठ करके कि आज से युद्ध बंद, कोई कहीं पे युद्ध नहीं करेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था उस समय पे। तो उन्होंने क्या किया कि कई राज्यों को मिलाकर के एक मंडल बनाते थे, और जैसे कि मान लीजिए 4-5 राज्य हैं तो उनको मिलाकर के क्या कर दिया गया, एक मंडल बना दिया गया। जैसे कि आप यहाँ पे G20 वगैरह देखते हैं ना, इस तरीके से आज के समय तो वो क्या करते थे भैया, उनके बीच में कुछ संबंध हुआ करते थे, कुछ समझौते हुआ करते थे, और उन्हीं के समझौता और उसके बल पे जो है क्या किया जाता था, युद्ध की जो आशंकाएं हुआ करती थी उनको कम कर दिया जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से, और इसमें क्या हुआ, ये चीजें जो है काफी ज्यादा आपकी सिद्ध साबित हुई, जो आपका मंडल सिद्धांत था, इसके वजह से जो है युद्ध काफी ज्यादा कम हो गए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, बिदत पर टिप्पणी लिखिए। तो आप लिखेंगे वैदिक साहित्य में 3 प्रकार की सभाएं मिलती हैं। कितनी प्रकार की मिलती हैं? 3 प्रकार की सभाएं मिलती हैं। पहला था बिदत, दूसरी थी सभा, और तीसरा था समिति। ठीक है, बिदत शब्द जो है बिद धातु से निष्पस्त हुआ है। इसका अर्थ है भैया संभवतः विद्वानों की सभा। इसको क्या बोलते थे भैया, जहां पर विद्वानों की सभा लगती थी उसको क्या बोला जाता था, बिदत के नाम से संबोधित किया जाता था। बिदत को ज्ञान, सत्व और सभा, ये 3 अर्थ देना संभव है। मतलब बोल रहे हैं अगर आप बिदत को ज्ञान कहना चाहें, सत्व कहना चाहें और सभा कहना चाहें, तो ये तीनों ही अर्थ इसके लिए क्या है, उपयुक्त हैं, आप कह सकते हैं। रॉथ के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है बिदत धर्मेतर, धार्मिक तथा सैनिक, ये 3 तरह के प्रयोजन सिद्ध करने वाली संस्थाएं थी। मतलब जो बिदत होती थी, ये रॉस महोदय ये बताते हैं, बिदत में जो धर्म से संबंधित, धर्मेतर, धार्मिक और सैनिक, ये तीनों प्रकार के जो प्रयोजन हुआ करते थे, इन्हीं के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाती है। प्रोफेसर R.S. शर्मा का मत है कि बिदत शायद वह मूल जन संस्था थी भैया, जिसमें सभा, समिति और सेना का अलग अलग संस्थाओं के रूप में विकास हुआ। मतलब ये आपके कौन बताते हैं, प्रोफेसर R.S. शर्मा जी बताते हैं कि जो बिदत था वह एक, इन्होंने शायद लगाया है, मतलब कि कंफर्म नहीं है, लेकिन बताते हैं एक ऐसी मूल जन संस्था थी भैया, जिसमें क्या होता था, सभा, समिति और सेना, तीनों की अलग अलग संस्थाओं के रूप में क्या हुआ, यहीं से इसका विकास हुआ है। बिदत में स्त्रियां भी सम्मिलित होती थीं, ऐसा नहीं है कि पुरुष ही होते थे, इसमें स्त्रियां भी सम्मिलित होती थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था में सदस्यों को हैसियत से शामिल होने वाली स्त्रियां चुपचाप नहीं बैठी रहती थी। मतलब इससे यह भी पता चलता है कि जो उस समय पे स्त्रियों को बिठाया जाता था या इस सभा में या बिदत की जो संस्था थी इसमें शामिल किया जाता था, तो उनको चुपचाप केवल बैठने के लिए नहीं शामिल करवाया जाता था, अपना वो कुछ ना कुछ क्या करती थी भैया, विचार या फिर अपनी बातों को वहां पर रखती थी। लिखते भी हैं सूर्या में, बिदत के आगत लोगों के समक्ष बोलने को कहा गया है। ठीक है, मतलब सूर्या में क्या कहा गया भैया, बिदत में जो आगत लोग हैं, मतलब जो आए हैं, वो क्या भैया, समक्ष बोलने को कहा गया है। इससे प्रतीत होता है कि स्त्रियां बिदत के विचार विमर्श में भाग लेती थीं, और इसी से हमें पता भी चलता है कि जो उस समय की स्त्रियां थीं, जिनको उसमें जो है स्थान मिला था, वो क्या करती थी भैया, उनको विचार विमर्श करने की जो है पूरी आजादी मिली थी। विवाह समारोह में ऐसी कामना
की गई है कि वधू केवल गृहिणी बनकर ही नहीं रहे, बल्कि नियंत्रण रखकर वह विधत के समक्ष बोले। मतलब बोलते हैं कि उस समय के जो विवाह होते थे उसमें ऐसा माना जाता था कि वही अच्छा विवाह होगा, वही अच्छी कन्या होगी जो अपने गृह कार्य को तो करे ही करे, मतलब गृहिणी कार्य ही केवल ना बन के रहे, अपना गृह कार्य करे, साथ ही साथ विधत के समक्ष वो जाकर के क्या करे, अपने विचार को प्रस्तुत करे, वही एक अच्छी स्त्री, अच्छी जो है कन्या कहलाई जाती थी। अंततः प्रोफेसर राम शरण शर्मा का मंतव्य है कि विदत भारतीय आर्यों की प्राचीनतम जनसभा थी। मतलब बोल रहे हैं जो विदत हुआ करती थी वो भारतीय जो आचार्य हाँ भारतीय जो आर्य हुआ करते थे उनकी सबसे पुरानी जनसभा हुआ करती थी, जिसमें पुरुष और स्त्रियां दोनों सम्मिलित होकर आर्थिक, ठीक है, उसके बाद भैया सामरिक, आर्थिक और सामाजिक सभी प्रकार के कार्यों का संपादन करती थी। मतलब बोल रहे हैं कि इसमें पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर के आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक ये तीनों प्रकार के कार्य क्या किए जाते थे भैया, पूरे किए जाते थे और करवाए जाते थे, संपादित करवाए जाते थे, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के कार्य करवाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके बारे में आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि शुक्र नीति सार पर एक टिप्पणी लिखिए। शुक्र नीति जो सार था उसके बारे में आपको बताना है, तो आप लिखेंगे यह ग्रंथ राजनीति से संबंधित सभी ग्रंथों में महत्वपूर्ण है। मतलब बोल रहे हैं राजनीति से संबंधित अभी तक जितने भी ग्रंथ लिखे गए सबसे इंपॉर्टेंट यही ग्रंथ है आपका। शुक्र ने कहा है कि इस नीति को नीति सार का जो राजा रात दिन चिंतन करेगा वह राज्य भार को उठाने में समर्थ होगा। मतलब बोल रहे हैं उसमें शुक्र महोदय ने लिखा भी है, क्योंकि जो इस नीति सार के लेखक थे या आप कह सकते हैं रचनाकार थे, उन्होंने बताया है, शुक्र महोदय ने बताया है कि जो राजा, जो व्यक्ति क्या करे भैया, जो व्यक्ति या जो राजा जो उन्होंने नीति सार बनाया था उसका क्या करे, दिनों रात चिंतन करे, उसको पढ़े, उसको समझे, उनको जानने की चेष्टा करे, वही राजा राज्यभार उठाने में समर्थ होगा, वही राज्य चला सकता है। शुक्र नीति में दंड नीति को अत्यधिक महत्व तथा नृपतंत्र में नृपतंत्र की अत्यधिक व्याख्या उपलब्ध होती है। मतलब बोल रहे हैं कि जो आपकी शुक्र नीति है उसमें दंड नीति को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। मतलब कि दंड कर देना जो है इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, दंड को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, पनिशमेंट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, एवं नृपतंत्र की अत्यधिक जो है क्या की गई है भैया, व्याख्या उपलब्ध होती है। राज्य व्यवस्था के विषय में यह ग्रंथ काफी ज्ञान करता है। मतलब बोलते हैं कि जब राज्य व्यवस्था की बात होती है तो इस विषय में भी ये ग्रंथ जो है काफी क्या करता है, ज्ञान कराता है। राजा, मंत्री तथा दरबार के विभिन्न श्रेणी के दरबारी आदि से संबंधित ज्ञान की जानकारी यहाँ पर क्या होती है, आपकी शुक्र नीति में प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका जवाब दे दीजिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं राज्य की उत्पत्ति के बारे में महाभारत में क्या उल्लिखित है, आपको ये बताना है। तो आप लिखेंगे राज्य की उत्पत्ति के बारे में महाभारत में शांति पर्व में कहा गया है कि बिना राजा और न्यायाधीश के ही समाज सतपथ पर चलता था। मतलब बोल रहे हैं कि जब आप भैया महाभारत की शांति पर्व को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है कि बिना राजा और न्यायाधीश, मतलब अगर राजा हो या ना हो, न्यायाधीश हो या ना हो, उसके बाद भी जो समाज हुआ करता था वो एक सच्चे रास्ते पर चलता था। परंतु बाद में किसी प्रकार का अधःपतन आरंभ हो गया। मतलब बोल रहे हैं बाद में किसी प्रकार की जो है प्रॉब्लम्स आई रास्ते में, जो क्या हुआ, लोग सदाचार से भ्रष्ट होकर स्वार्थ, लोभ और वासना के वश में हो गए। मतलब बोल रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स आई और उसका यह परिणाम देखने को मिला कि जो उस समय के लोग हुआ करते थे वे सदाचार को छोड़ दिए और भ्रष्टता की राह पकड़ लिए, स्वार्थ, लोभ और वासना के वश में होकर के उन्होंने भ्रष्टाचार शुरू कर दिया। जिस स्वर्गीय व्यवस्था में वह रहते थे वह नरक बन गई। मतलब बोल रहे उससे पहले जो एक तरीके से स्वर्ग की तरह उस समय की व्यवस्था हुआ करती थी उसमें रहते थे, वह एक नरक का रूप धारण कर लेती है। बलवान निर्बल को खाने लगे। जो बलवान लोग होते थे वह निर्बल को क्या करने लगे भैया, खाने लगे। देवता भी यह देखकर चिंतित हुए। लोग ब्राह्मण की शरण में गए। मतलब जो लोग थे वो ब्रह्मा की शरण में गए। किसी की शरण में गए, ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा जी इस निश्चय पर पहुंचे कि मनुष्य जाति की तब तक रक्षा होगी जब तक आचार्य शास्त्र बनाया जाए। मतलब बोल रहे हैं कि मनुष्य ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने यह निश्चित किया, यह बताया उन्होंने, क्या भैया कहा कि मनुष्य जाति की तब तक रक्षा होगी जब तक आचार्य शास्त्र बनाया जाए। अतः विस्तृत विधान के अनुसार
बिरजस, बिरजस जिसे बोलते हैं मानस पुत्र कह सकते हैं, उसको क्या कहा गया भैया, राजा बनाया गया। जनता ने भी उसके शासन में रहना स्वीकार किया और क्या हुआ कि उनके द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा एक मानस पुत्र को जो है क्या किया गया भैया, राजा बनाया गया और जनता ने भी उसको यह माना कि ये हमारा राजा है और उसके शासन को उसने स्वीकार कर लिया। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, राज्य के प्रमुख कार्य बताइए कौन कौन से हैं। तो आप लिखेंगे कौटिल्य के अनुसार राज्य एक आवश्यक संस्था है। यदि कोई राज्य दंड का उपयोग करने में असफल रहता है तो समाज में मत्स्य न्याय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और समाज में एक शक्तिशाली व्यक्ति से दुर्बल व्यक्ति क्या होता है भैया, रक्षा नहीं हो पाती है। मतलब बोलते हैं, कौटिल्य जी बताते हैं कि राज्य एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी आवश्यक संस्था है आप कह सकते हैं, जिसमें दंड का होना बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अगर दंड खत्म हो जाता है, राज्य में अगर दंड खत्म कर दिया जाए तो यहाँ पर मत्स्य न्याय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मत्स्य न्याय का मतलब हुआ मछलियों की तरह न्याय किया जाएगा। जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछलियों को खा जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से जो बलवान मनुष्य होगा वो निर्बल मनुष्य को क्या करेगा भैया, खत्म कर देगा, उनको खा लेगा। इस प्रकार से इनकी रक्षा बेचारों निर्बल लोगों की रक्षा या दुर्बल लोगों की रक्षा नहीं हो पाएगी। इस प्रकार राज्य को कौटिल्य ने एक आवश्यक संस्था माना है। राजा ना होने से प्रजा को योगक्षेम की प्राप्ति होती है। मतलब बोल रहे हैं कि अगर राजा ना हो भैया तो प्रजा को क्या होगी, योगक्षेम की प्राप्ति हो जाएगी। वैदिक काल तथा उसके बाद के काल में धर्म अथवा वर्ण आश्रम धर्म के प्रत्येक वर्ण एवं निवासियों से पालन करवाना राज्य का प्रमुख लक्ष्य था। मतलब बोल रहे हैं कि जो वैदिक काल है, हमारा पुराना समय है, वेद काल का जो समय है, उससे और उसके बाद का जो समय हुआ है उसमें यह माना जाता था कि धर्म और जो वर्ण आश्रम धर्म है, इनकी क्या करें, जितने भी लोग हैं, जितने भी वर्ण हैं, जितने भी निवासी हैं, सभी लोग इनका पालन करें। ठीक है, क्या करें भैया, पालन करें। राजा इस बात का भरसक प्रयास करता था कि वह स्वयं धर्म का पालन करे तथा अपनी प्रजा से भी धर्म का पालन कराए। मतलब बोल रहे हैं कि राजा जो है वो पूर्ण रूप से यह प्रयास करता था कि जो भी धर्म है उसका पालन वह राजा खुद भी करे और साथ ही साथ अपनी प्रजा को भी उसका पालन करने के लिए बाध्य करे। राजा का प्रथम कर्तव्य था भैया धर्म, विशेष रूप से वर्णाश्रम को स्थिर रखना। मतलब बोल रहे हैं जो राजा का प्रथम कर्तव्य या धर्म कह सकते हैं ये था कि जो वर्ण आश्रम है भैया उसको स्थिर रखे, जो जहां पे है वो वहीं पर रुका रहे। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति विषयक पवित्र धारणा, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, अपने देश के इतिहास में पुरोहित व्यवस्था के उद्भव, जनता का वर्णों में विभाजन, इस प्रकार की बातों ने धर्म को स्थिर बनाए रखना राज्य का प्रथम कर्तव्य बताया था। मतलब बोल रहे हैं कि जब आप दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ते हैं भैया, या अपने देश के इतिहास में पुरोहितों व्यवस्था का उद्भव को देखते हैं, जब आप जनता का वर्णों में विभाजन देखते हैं भैया, तो इन सभी चीज़ों में एक ही चीज़ बताई गई है कि अगर आप धर्म को स्थिर बनाए रखना चाहते हैं तो राज्य का ये पहला कर्तव्य हो जाता है कि वो धर्म को क्या करे भैया, वो क्या करे, स्थिर बनाए रखे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके बारे में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सप्तांग सिद्धांत के विषय में कौटिल्य के विचार बताने हैं। तो आप लिखेंगे कौटिल्य ने जनपद को सबसे महत्वपूर्ण अंग स्वीकार किया है। जनपद के अभाव में राज्य का अस्तित्व ही नहीं है। मतलब बोल रहे हैं कि अगर जनपद ना होगा तो उस समय पे राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसे कि पैर के बिना शरीर क्या है भैया, निराधार की स्थिति होगी। अगर किसी मनुष्य के शरीर पैर ही ना हो तो उसकी शरीर क्या है, बेकार है। जनपद के पश्चात दंड का स्थान है। सबसे पहले किसका स्थान दिया गया है, जनपद का दिया गया है। उसके बाद राज्य में जो है भैया दंड का स्थान दिया गया है। राजा दंड के द्वारा प्रजा की रक्षा करता है। राज्य का अस्तित्व दंड के बिना संभव नहीं है। फिर कोष का स्थान उसके बाद है। फिर तीसरा स्थान किसका आता है, कोष का स्थान आता है। कौटिल्य ने दंड की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा कि कोष तथा दंड भैया क्या है भैया, राजा का बल है, तो कोष दंड बलम प्रभु शक्ति। क्या बताते हैं, ये जो है कौटिल्य जी बताते हैं कि जो कोष है, दंड है, बल है, ये सभी क्या है भैया, प्रभु। प्रभु मतलब कि राजा की क्या होती थी, शक्तियां होती थी। इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि युद्ध नीति से आप क्या समझते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे प्राचीन भारतीय आचार्यों ने युद्ध के विरुद्ध अपने मत क्या किए हैं भैया, व्यक्त किए हैं। उनके अनुसार युद्ध का खतरा तभी उठाना चाहिए जब कोई विकल्प ही ना रहे। ठीक है,
और अपने उद्देश्य का प्राप्त करने के लिए अन्य सभी उपाय काम में लिए जाएं। मतलब बोल रहे हैं कि आप प्राचीन काल के जो प्राचीन भारतीय आचार्य हुआ करते थे, वह मानते थे वह युद्ध के विपरीत हुआ करते थे, विरुद्ध हुआ करते थे। उनका मानना था कि युद्ध बहुत बढ़िया चीज नहीं है, आप युद्ध तभी करें जब आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ना बचे। मतलब जितने भी प्रकार के उपाय हो सकते थे, अगर आपने सबको कर लिया है, उसके बाद भी आपका काम नहीं हो रहा है, तो आप क्या करें, तब युद्ध की स्थिति उस समय पे उत्पन्न होती है। बोलते हैं कि कामंदक के अनुसार देखें तो युद्ध से दोनों पक्षों का नाश होता है। महाभारत के अनुसार राजा लोग पृथ्वी का युद्ध द्वारा विजय करते हैं। मतलब बोल रहे हैं कि जो महाभारत है उसके अनुसार देखें तो जो राजा होता है वो लोग पृथ्वी के द्वारा क्या करता है भैया, युद्ध का विजय करते हैं। किंतु युद्ध करना निंदनीय है। युद्ध करना क्या है भैया, निंदनीय है। मनु का मंतव्य है कि युद्ध करने से पहले राजा को अन्य 3 उपाय जैसे कि साम दाम भेद, इनका प्रयोग कर लेना चाहिए। अगर ये तीनों से काम नहीं हो रहा है तो आप युद्ध करें। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको बता दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि साक्ष्य विधि का उल्लेख कीजिए भैया। को आप लिखेंगे व्यवहार के निर्णय में दिव्य, जिसे आप कह सकते हैं शपथ और साक्षी का भी प्रयोग होता था। मतलब बोल रहे हैं कि जब व्यवहार का निर्णय होता था तो उस समय हम क्या करवाते थे, शपथ वगैरह दिलवाते नहीं है, वही जो है साक्ष्य, उसी को साक्ष्य बोलते हैं, उसी को साक्षी, तो इनका प्रयोग किया जाता था। उस युग में वकील नहीं थे, वकील नहीं हुआ करते थे। उसका काम क्या होता था भैया, प्रदम्ब विवाक करता था। कौन करता था भैया, प्रण विवाह करता था। मनु के अनुसार साक्षी को गृहस्थ, पुत्रवान और पड़ोसी, क्षत्रिय वैश्य या फिर शूद्र होना चाहिए। मतलब बोल रहे हैं जो कोई भी क्या हो भैया, अगर कोई क्या कर रहा है, किसी चीज के लिए जो है शपथ ले रहा है, तो वो कैसा होना चाहिए, उसके पास या तो पुत्र हो, ठीक है, पुत्र अथवा पड़ोसी हो, मतलब उसका पड़ोसी हो या फिर पुत्र हो, ठीक है। उसके बाद क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, यही लोग क्या कर सकते थे भैया, साक्षी को मतलब शपथ ले सकते थे। जो पहले झूठा माना जा चुका हो, ठीक है, व्याधि पीड़ित हो अथवा पाप से दूषित हो, जिसका लेन देन का संबंध हो, ठीक है भैया, जो मित्र हो, नातेदार हो, सहायक हो, शत्रु हो, साक्षी नहीं हो सकता। मतलब बोल रहे हैं कि इतने लोग, जैसे कि कोई जो पहले से झूठा साबित हो चुका हो, व्याधि पीड़ित हो मतलब कि रोग से पीड़ित हो, किसी प्रकार के रोग से पीड़ित हो, पाप से दूषित हो, जिसका लेन देन का संबंध हो, मतलब आपसी लेन देन हो, ठीक है, मित्र हो, नातेदार हो या सहायक हो या शत्रु हो, उसको कभी साक्षी नहीं बनाया जाएगा। मतलब उसको कभी साक्षी नहीं बनाया जाएगा। साक्षी का मतलब आप एक तरीके से कह गवाह, उस समय का गवाह कह सकते हैं, ठीक है। साक्ष्य का मतलब हुआ शपथ और साक्षी का मतलब हुआ गवाह, तो साक्षी नहीं बनाया जा सकता है। साक्षियों को शपथ भी लेनी पड़ती थी। दिव्य साधन एवं जिराह भी व्यवस्था थी। मतलब बोल रहे हैं कि जो साक्षियां होकर जो साक्षी बनते थे, उनको क्या करना पड़ती थी भैया, शपथ ग्रहण करनी पड़ती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको बता दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, राजा के देवत्व के बारे में संक्षेप में लिखिए। जो राजा का देवत्व हुआ करता था, राजा के अंदर जो देवता होते थे, उसके बारे में आपको बताना है। तो लिखेंगे, धर्म ने जनता के भावों पर गहरा प्रभाव डाला, ठीक है, जिससे कि वह राजा के प्रति निष्ठा पर रख पाती। फलता राजा की शक्ति ऊंची उठी और राजा के साधन व सत्ता को दैवीय अधिकार प्रदान किया गया। ऐसी विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ कि राजा नर रूप में देवता माना जाने लगा। पुराणों एवं स्मृतियों में राजा ने देवत्व को स्वीकार किया, ठीक है, क्या किया गया, उसके देवत्व को, मतलब माना गया कि राजा के अंदर देवता का वास होता है, ऐसा स्वीकार किया गया है। मनु के अनुसार देखें तो बताते हैं, राजा मनुष्य के रूप में देवता के समान है, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, बौद्धकालीन गणराज्यों के नाम लिखिए। तो लिखेंगे, बौद्ध युग में 16 महाजनपदों के अतिरिक्त 10 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध साहित्य में इनकी चर्चा और अवस्थिति का भी उल्लेख किया गया, मतलब इनकी चर्चा की गई और साथ ही साथ बताया गया ये कहां पर हुआ करते थे। जो कपिल वस्तु के शाक्य हुआ करते थे, ये लुम्बिनी वन के समीप थे। ठीक है, उसके बाद भैया रामगाम के कोलिये रामपुर देवरिया में हुआ करते थे। पावा के मल्ल, ठीक है, पावा के मल्ल ये आपके कहाँ पे होते थे भैया, पडरौना में हुआ करते थे। कुशीनगर के मल्ल जो है ये कुशीनगर में होते थे। ठीक है, उसके बाद पिपल्लीवन मोरिये ये कहाँ पे हुआ था, पिपर हवा में हुआ करता था, पिपर हवा में। फिर उसके बाद बताते हैं,
ठीक है। अलकप के बुल्ली ये कहाँ पे होते थे? तो ये भैया होते थे शाहाबाद मुजफ्फरपुर में हुआ करता था, ठीक है। अगला जो सातवां बताते हैं गणराज्य वो कौन सा बताते हैं? सुषुमार गिर के भग्य ये कहाँ पे होता था भैया? मिर्जापुर का दक्षिण भाग जो था ये हुआ करता था। फिर बोलते हैं केसपुत्र के कलाम ये पांचाल में होता था। मिथिला के विदेह तथा बताते हैं वैशाली के लिच्छवी ये कहाँ पे होता था भैया? जिला मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरपुर में हुआ करता था। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं स्वराष्ट्र किसे कहते हैं? आपको बताना है तो आप लिखेंगे भैया स्वराज या फिर जिसे हम स्वराष्ट्र कहते हैं। शासक वे थे जिनकी क्या भैया स्थिति समानों में श्रेष्ठ की होती थी, मतलब जो समान लोग होते थे उससे क्या होती थी? ऊंची होती थी। इन स्वराजों में कतिपय कुलीन श्रेणियों का शासन होता था। जो अमीर लोग होते थे उन्हीं का क्या हुआ करता था? शासन हुआ करता था, ठीक है। और आगे आप लिखेंगे कि और सब शासक कुल्लों की स्थिति एक समान मानी जाती थी। समान व्यक्ति को ही स्वराष्ट्र के पद पर नियत किया जाता था। इन स्वराज्यों का उल्लेख यजुर्वेद में देखने को मिल जाता है। आपको इस शासन विधानों के अनुसार जो सर्वोपरि सत्ता का अधिकारी बनता था उसका भी राज्य अभिषेक आवश्यक समझा जाता था, क्योंकि आर्य शासकों के अनुसार मूर्धाभिषिक्त होना अनिवार्य सा हो गया था। मतलब बोले हैं कि उनका राज्याभिषेक होना ऐसा माना जाता था कि अनिवार्य हुआ करता था। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं प्राचीन विधि के स्रोत कौन कौन से हैं? आपको यहाँ पर बताना है तो आप लिखेंगे कौटिल्य ने भी 4 प्रमुख स्रोत बताए हैं। पहला धर्म बताया है, व्यवहार बताया है, चरित्र बताया है और आपका राजशासन बताया है, ठीक है। और बताते हैं कि उसने यह भी कहा है कि राज्य को विधि का प्रशासन, धर्म, व्यवहार, संस्था तथा न्याय के अनुसार कार्य करना चाहिए, जिससे स्पष्ट होता है कि राज्य शासन जिसे उसने विधि का चौथा स्रोत माना है वास्तव में एक न्याय पर आधारित है। क्या है भैया? न्याय पर आधारित है। तो आप इस प्रकार से प्राचीन विधि के स्रोतों के बारे में बता सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं दूत की योग्यता एवं महत्व बताइए। जो कोई भी अगर दूत बनाया जाता तो उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए और क्या महत्व होना चाहिए? तो लिखा गया भैया ऋग्वेद के अनुसार जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता था और वहां क्या भैया और वहां अपने राजा का संदेश पहुंचाता था, अपने राज्य का कार्य करता था, वह उत्तम राजदूत होता था। दूत तेजस्वी हो, कार्य को अंत तक पहुंचाने वाला हो, अपना भाव उत्तम रीति से रखने में समर्थ हो, पर राष्ट्र में जाकर वहां भी कार्यकर्ताओं पर अपने ज्ञान का प्रभाव डालने वाला हो, तरुण हो, ठीक है, तरुण हो अथवा तरुण के समान बलवान हो, तेजस्वी हो, अग्निज्वाला के समान ओजपूर्ण भाषण करने वाला हो, सत्य धर्म का पालन करने वाला हो, अपने राज्य को सुखी करने वाला हो। ऐसा ही दूत जो है योग्य होता था दूत बनने के लिए, ठीक है। ऐसा ही व्यक्ति क्या होता था? दूत बनने के लिए योग्य हुआ करता था। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं मंत्रियों की योग्यता बताइए। तो आप लिखेंगे प्रायः सभी राज्य शास्त्री यह मानते थे कि राज्य के कल्याण एवं लाभ पूर्वक संचालन के लिए मंत्रियों की आवश्यकता होती है। भीष्म ने तो यहां तक कहा है कि राज्य की वृद्धि का मूल राजा के मंत्रियों द्वारा की गई मंत्रणा है, ठीक है। मतलब बोल रहे हैं कि अगर आप राज्य की वृद्धि करना चाहते हैं तो जो राजा अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा करके कोई कार्य करता है वही क्या करता है? राज्य की वहीं से वृद्धि होती है। अतः योग्य एवं साचरित्र मंत्रियों की विशेष आवश्यकता थी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक था कि मंत्रियों के आचरण, कार्य क्षमता, योग्यता परीक्षण हेतु कुछ विशिष्ट नियमों का निर्धारण किया जाए। साथ ही राजा पर क्या भैया उच्छृंखल पूर्वक मंत्रियों की युक्ति पर प्रतिबंध लगाया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से मंत्रियों की योग्यता के बारे में आप आराम से यहाँ पर बता दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे दंड नीति के बारे में आप क्या जानते हैं? आपको यहाँ पर बताना है तो आप लिखेंगे कौटिल्य ने शास्त्र में प्रमुख 4 विधाओं, ठीक है, विद्याओं के अंतर्गत दंड नीति को रखा है, ठीक है। पहला क्या बताते हैं? अवांछनीय, तीसरा बताते हैं त्रयीवर्तना, फिर तीसरा बताते हैं आपका योगक्षेम, ठीक है। योगक्षेम साधनो दंडा, मतलब यहां पर बोलते हैं ततस्य नीति दंड नीति ही, अर्थात आकांक्षीय, त्रयी, वार्ता एवं दंड नीति ये चार विद्याएं हैं भैया। दंड नीति का लक्षण कौटिल्य ने इस प्रकार किया है कि अवांछनीय, त्रयी और वार्ता
क्या योग क्षेम फलना फूलना दंड व्यवस्था भैया पर ही क्या करता था, निर्भर करता था। उनकी नीति को दंड नीति कहते थे। जो प्राप्त ना हो उसे प्राप्त करना, प्राप्त हुए की रक्षा करना, रक्षिक रचिक की वृद्धि करना, बढ़ी हुई सुख समृद्धि की यथा योग्य स्थानों व पात्रों में प्रयुक्त करना दंड नीति का ही कार्य था। लोक यात्रा दंड नीति पर निर्भर ही करती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप दंड नीति के बारे में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं भैया? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं भैया कि सैन्य नीति के 4 उपाय कौन कौन से हैं, आपको यहाँ पर बताने हैं। तो आप लिखेंगे प्राचीन काल के अंतर्गत संबंधों के अंतर्गत नीति के 4 उपाय बताए गए हैं। साम दाम भेद, भय भेद और दंड। ठीक है, भय कहो या दंड कहो बात एक ही है। कूटनीति के 4 उपायों का जो कि बाद में श्रेष्ठ बन गया, इस समय में प्रयोग होने लगा। ठीक है, अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए राजा इनमें से किसी का भी क्या कर सकता था, प्रयोग करना पड़ सकता था। साम नीति जो है व्यवहार को संतुष्ट करने के लिए, ये क्वेश्चन आपको ऊपर बता दिए हैं, आराम से आप वही चीज फिर से लिख दिया गया है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं मंत्री परिषद में आमत्य का स्थान आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे इसको राज्य संपत्ति का अवलोकन करने वाला समझा जा सकता है। मतलब जो राज्य संपत्ति होती थी उनकी जो गणना करता था वही क्या कहलाता था भैया, आमत्य कहलाता था। ग्रामों वनों भूमि अन्य देश की संपत्ति का पूर्ण अवलोकन करके यह लेखा जोखा अपने पास रखता था। कौटिल्य के विचार में राजा को चाहिए कि वह आतम्य के गुणों को देखकर उसकी नियुक्ति तो कर दे, पर उसको अपना मंत्री ना निर्धारित करे। मतलब बोल रहे हैं कि उसके गुण को देखकर वो उसको क्या बोले भैया, मुनीम या फिर आप कह सकते हैं अमात्य घोषित कर दे, बस उसको मंत्री नहीं बनाना चाहिए। ये यहां पर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में क्या उल्लेख है। आप यहां पर लिखेंगे दीर्घ निकाय के अनुसार काफी समय पूर्व पृथ्वी पर स्वर्ग युग था। क्या था भैया, स्वर्ग युग था। बाद में इस आदर्श समाज का पतन हुआ। समाज में उत्पन्न अव्यवस्था में दुखी होने के कारण लोगों ने महाजनसम्मत नामक व्यक्ति से अपना राजा बनने और अव्यवस्था को दूर करने की क्या की भैया, प्रार्थना की। इसके बदले में लोगों ने चावल का एक भाग देने का वचन दिया। मतलब बोल रहे हैं कि ये पहले स्वर्ग हुआ करता था, धीरे धीरे नरक में बदल गया। और फिर उसके बाद महाजनसम्मत नामक का एक व्यक्ति था, उससे सभी लोगों ने जाकर विनती की कि भैया आप एक काम करो कि हमारे यहाँ की जो अव्यवस्था है इसको दूर कर दो और आप खुद राजा बन जाओ। हम लोग क्या करेंगे, जो भी चावल हमारे यहाँ उत्पन्न होगा उसका एक भाग आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वह मान गया और वहां से जो है राज्य की उत्पत्ति हुई। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं सभा समिति के बारे में आप क्या जानते हैं, आपको यहां पर बताना है। तो आप लिखेंगे अल्टेकर महोदय के अनुसार वैदिक वांग्मय, ठीक है, वांग्मय, हाँ, में 3 प्रकार की सभाएं मिलती हैं, विदत सभा और समिति। ठीक है, फिर उसके बाद लिखते हैं लुडविग का मत है क्या भैया कि सभा में पुरोहित धार्मिक आदि उच्च वर्गों के लोग सम्मिलित होते थे, समिति में साधारण लोग रहते थे। और लिखते हैं भैया जो सभा हुआ करती थी वो ग्राम संस्था थी और समिति पूरे जन के केंद्रीय परिषद थी। ठीक है, इसी चीज को लिखते हुए आपके कौन हिले ब्रांड का मत है कि सभा और समिति एक ही थी। सभा उस स्थान का नाम था जहां लोग एकत्र होते थे और समिति एक समूह को कहते थे। ठीक है, परंतु वास्तव में क्या हुआ भैया, सभा प्रायः ग्राम संस्था थी। मतलब बोल रहे हैं जो आपके हिले ब्रांड जी हैं वो बताते हैं कि सभा और समिति दोनों एक ही चीज हुआ करती थी। जहां पर लोग जिस स्थान पर उपस्थित होते थे उसको सभा कह दिया जाता था और जो लोगों का समूह वहां पर इकट्ठा होता था उसको एक नाम दिया जाता था, समिति। इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे यहां पर पूछा जा रहा है भैया राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो आप लिखेंगे भैया प्राचीन भारत में अधिकांश संस्थानों की उत्पत्ति दैवीय मानी गई है। मतलब जितने भी संस्थान हुए उनकी उत्पत्ति क्या देवताओं ने ही की गई है, ऐसा माना जाता है। यही सिद्धांत राज्य के प्रति लागू किया गया है। राज्य अथवा राजा को ईश्वर ने धर्म दिया या राजा को राज्य करने की सत्ता जो है ईश्वर द्वारा बनाया गया। मतलब बोल रहे हैं कि राजा या फिर राज्य दोनों को ईश्वर ने जन्म दिया है, या आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि राजा को राज्य पर सत्ता अपना जो है फैला सके, इसके लिए क्या किया गया भैया, उसको कुछ शक्तियां दी गई हैं। ऋग्वेद में राजा यम या वरुण की संज्ञा
से विस्तृत हैं। यजुर्वेद में कहा भी गया है, क्या कहा गया है भैया, कि साबितात्व अनंगम साबितात्व अनंगम सुता श्वतामग्नि ग्रहपतिनागम सोमो वनस्पतिनामाम बृहस्पतिवचि इंद्रो ज्येष्ठाय रुद्रः पशुभ्यो मित्रो सत्यो वरुणो धर्मपतो नमः। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा गया है। अथर्ववेद में राजपद को विष्णु पद का माना गया है। क्या माना गया है, जो राजा का पद होता था वो भगवान विष्णु के पद के बराबर माना जाता था। इस प्रकार तीनों वेदों में राजा की उत्पत्ति से निमित्त वेदांगों को संग्रहित कर उनके द्वारा राजा का निर्माण किया जाने का प्रतिपादन है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राज्य अभिषेक के पश्चात राजा देवत्व को प्राप्त कर प्रधान देवता बन जाता है। रामायण में कहा गया है राजा देव है। क्या है भैया, राजा एक देव है एवं इस पृथ्वी पर मनुष्य शरीर धारण कर विचरण करता है। क्या करता है, विचरण करता है। महाभारत के अनुसार जनता द्वारा की गई संविदा, ठीक है, क्या भैया, संविदा के कारण अराजक दशा का अंत होकर राज्य संस्था का प्रादुर्भाव हुआ, परंतु कहीं कहीं राजा की दैवीय उत्पत्ति का प्रतिपादन है। मनु के अनुसार ईश्वर ने समस्त संसार की रक्षा करने निमित्त विभिन्न देवताओं के अंशों को मिलाकर के राजा का सृजन किया, मतलब राजा बनाया। पुराणों में भी दैवी उत्पत्ति का प्रतिपादन है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि रत्न किसे कहते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे भैया, वैदिक युग में कतिपय राजा राजनाह राजकृता होते थे। क्या होते थे, राजनाह राजकृता होते थे, जो राजा को राज चिन्ह के रूप में पर्णमणि प्रदान किया जा करते थे। उत्तर वैदिक युग में इसका स्थान रत्नियों ने ले लिया। किसने ले लिया, रत्नियों ने ले लिया। इसकी संख्या 12 बताई गई है। कितनी बताई गई भैया, तो जो है रत्नियों की संख्या 12 बताई गई है। पहला कौन सा था, सेनानी था। दूसरा पुरोहित यानी ब्राह्मण था। तीसरा महिष या फिर राजमहिषी हुआ करता था। तीसरा सूत होता था। चौथा ग्रामीण। पांचवा क्षत्रिय। छठा क्षत्रिय। सातवां सग्रहिता। फिर आठवां भागदुध। फिर उसके बाद बताते हैं अक्षवाप। फिर 10वां बताते हैं गोपीकर्ता। फिर उसके बाद बताते हैं पालागल। ठीक है, तो इस प्रकार से 11 प्रकार आपके यहाँ पर बताए गए हैं, जो आप आराम से बता सकते हैं। अगला और आखिरी प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि मनु स्मृति के विषय में बताइए। तो आप लिखेंगे मनु स्मृति की रचना जो है 200 ईसा पूर्व 200 ईसा शताब्दी तक मानी जाती है। ठीक है, लिखते हैं इसमें राजा के कर्तव्य जो है, कर्मचारियों, कार्यदंड और व्यवहार विधान आदि विषयों का विवेचना है। ठीक है, बताते हैं एक प्रसंग में दंड के बारे में मनु लिखते हैं कि सा राजा पुरुषोदंडा शा नेता शास्त्राचाशाह, मतलब बताते हैं अर्थात दंड देने वाला मानवीय व्यक्ति को राजा नहीं वरन दंड देने वाले को शासक समझना चाहिए। मतलब बोले जो दंड देता है वो राजा नहीं होता है, वह क्या होता है, एक शासक होता है। इस ग्रंथ में 12 अध्याय हैं। इसमें समाज, धर्म और राजनीति में एक रूपता लाने के लिए नियमों का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा जल्दबाजी थी, इसलिए का जो है वीडियो थोड़ा जल्दी बनाया गया भैया। हो सकता है थोड़ा बहुत त्रुटियां हुई होंगी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।